नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वैदिक कॉलेज में। और हम पढ़ रहे हैं PHIC 134 इंग्लिश में। और यूनिट फोर्थ अभी हम कवर करने वाले हैं। यूनिट फोर्थ का पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि ब्रिटिशर्स की अर्ली इमेजेस क्या थी इंडिया के बारे में। वार्न हेस्टिंग्स ने किस तरीके से ब्रिटिश की जो गोल्डन पास था उसको उभारने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए। विलियम जोन्स ने किस तरीके से एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया और उससे किस तरीके से यूज़ किया। फिर हेस्टिंग्स ने उन चीज़ों को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया, और बाद में इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया गया इन सारी जो नॉलेज था उसका। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इवांजेलिज्म, धर्म परिवर्तन जो होता है आपका, है ना। बैटल फॉर इम्प्रूवमेंट, प्रिजर्वेशन एंड मूनरो क्या था, यूटिलिटेरियंस के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इवांजेलिज्म, है ना। आप जानते हो कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए थे उसके कुछ टाइम बाद में साथ ही साथ मिशनरीज भी आते हैं इंडिया, है ना। और मिशनरीज को ऐसा फील हुआ कि देखो जो इनिशियली हमने पढ़ा लास्ट चैप्टर, लास्ट वीडियो में, कि वॉरेन हेस्टिंग्स वगैरह चाहते थे कि हम इंडियंस की स्टडी करें रॉ फॉर्म में, मतलब इंडियंस के ना तो हम कल्चर को चेंज करें ना उनका लाइफस्टाइल चेंज करें, उनको कुछ चेंज नहीं करें, उनकी सोसाइटी में छेड़छाड़ ना करें, बस वैसे जैसा है वैसे ही उसको पढ़ा जाए। लेकिन जब मिशनरीज आते हैं, है ना, तो वो देखते हैं कि नहीं नहीं यार, ये तो मतलब इसमें अगर हम इनको ऐसे ही छोड़ेंगे तो ये लोग तो कभी भी हमें अपनाएंगे ही नहीं, इनमें चेंजेस नहीं लाया जा सकता। और मिशनरीज क्या कहते थे कि हम लोग जो है इनमें इनको सिविलाइज करने आए हैं, हम ये लोग बारबेरियन टाइप में रहते हैं और इनको हमें सिविलाइज करना पड़ेगा, ठीक। उनका मानना था कि हाँ भाई, क्रिश्चियनिटी जो है वो एक सिविलाइज्ड लोगों का धर्म है और वो बेटर तरीके से सिविलाइज्ड है, और इंडियंस को कुछ नहीं आता है, बिल्कुल अनसिविलाइज्ड लोग हैं ये लोग। तो उन्होंने एक अपना मिशन बना लिया कि हम इनको सिविलाइज करेंगे। तो सिविलाइज करने के लिए चेंजेस लाना सोसाइटी में जरूरी था। तो इस चलते क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो कहते थे कि नहीं, हम इन्हें सोसाइटी में चेंजेस लाना ही पड़ेगा, ठीक। तो कुछ एक जबरदस्त उस जमाने में आपके आ, जो मिशनरी लोग थे उनमें से नाम आता है चार्ल्स ग्रांट का, है ना। वैसे ही आपके आते हैं ट्रेविलियन वगैरह आते हैं, ठीक। तो इन लोगों ने इंडिया में धीरे धीरे चेंजेस लाना शुरू किया, और सोसाइटी में भी ये लोग चेंजेस लाने लगे, और वो बात करने लगे कि हम लोगों को लॉज लाना पड़ेगा ताकि कि हम जिनको चेंजेस कर रहे थे वो लोग, है ना, जिनको क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कर रहे थे, उनका प्रोटेक्शन करना भी उनको जरूरी था, उनको राइट्स दिलाना जरूरी था। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, जो ऊंची जाति के लोग थे वो लोग नॉर्मली क्रिश्चियनिटी को अपना नहीं रहे थे। ऐसा नहीं कि ऊंची जाति के लोग नहीं अपना रहे थे, वो भी अपना रहे थे। बट जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे वो ज़्यादा क्रिश्चियनिटी को अपना रहे थे, क्योंकि उनको लगता था इंडियन हिंदू सोसाइटी है उसमें हमें, हिंदू रिलीजन है उसमें उनको वो चीज़ें मिल नहीं पा रही थी। फॉर एग्जांपल उनको राइट्स नहीं मिलता था, है ना। तो उनको लगा कि हाँ शायद ब्रिटिशर्स जो हैं इतने पावरफुल हैं, ये लोग हमें राइट्स दिला पाएंगे। और ब्रिटिशर्स ताकतवर थे, हर कोई जानता था। तो ब्रिटिशर्स ने भी उनको भरोसा दिलाया कि अगर आप क्रिश्चियनिटी अपनाते हो तो हम आपको जॉब देंगे, है ना, रहने को शायद घर भी देंगे, टैक्स से भी एविजन कराएंगे, और आपको सोसाइटी में रिस्पेक्टफुल आप हो सकोगे। तो इस चलते कई लोगों ने क्रिश्चियनिटी को अपनाया, ठीक है। और उसमें चार्ल्स ग्रांट, ट्रेवेलियन वगैरह एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक। बैटल फॉर इम्प्रूवमेंट। अब कुछ लोग कुछ एक जो थे जैसे कॉर्नवालिस वगैरह जो थे, इन लोगों ने कुछ एक इम्प्रूवमेंट किया, है ना, सोसाइटी में। वो जो पहले से चला आ रहा था वार्न हेस्टिंग के टाइम पे कि नहीं छिड़खानी करो, बट उनको लगा कि नहीं नहीं यार, कुछ चेंजेस करने जरूरी है, ताकि जो इंडियन सोसाइटी में चला आ रहा है वो अनजस्ट है एक तरीके से, है। ब्रिटिशर्स जो कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना बेटर रहेगा, ताकि अ, हम प्रॉपरली गवर्न कर सकें। उस चलते उन लोगों ने क्या किया कि लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी में ये एक अ, विचार आने लग गया कि हाँ भी कुछ इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, और ब्रिटिशर्स को एज अ बेनोवलेंट दिखाना पड़ेगा, है ना। यहाँ हम तुम्हारे उद्धार के लिए आए हैं, ताकि उसका
क्या हो सके, लोग उसको अपना सकें, उनका ये मकसद था। तो उनको ये भी दिखाना था कि हाँ देखो हम लोग कितने बेनेवलेंट हैं, हम इनके उद्धार के लिए आए हैं, है ना। और हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं, आप हमारे अथॉरिटी को एक्सेप्ट करो, ठीक है, वो उनका ये मकसद था, हम आपके भला का सोच रहे हैं। तो उसके लिए उन लोगों ने क्या किया कि कुछ एक जो जैसे सबसे मेजर चीज उस जमाने में कौन सी थी इकोनॉमी की, तो एग्रीकल्चर था। तो एग्रीकल्चर से वो टैक्सेस लेते थे, तो टैक्सेस अंग्रेज बहुत ज़्यादा लेते थे, है ना। 1757 के बैटल ऑफ प्लासी के बाद हम देखते हैं बंगाल में किस तरीके से भुखमरी वगैरह आती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम इसको कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं और इसका कॉर्नवालिस वगैरह परमानेंट सेटलमेंट वगैरह लेके आते हैं, है ना। तो इस तरीके से कुछ एक रेस्पाइट देने की कोशिश करते हैं वो, कि जमींदार क्लास को भी और फाइनली जो पीजेंट्स वगैरह उनको एक रिस्पाइट मिले और मार्केट भी स्टेबल हो सके, ठीक है। हम्म, और एक तरीके से मार्केट भी बने, जो लोग अगर जमींदार क्लास अगर कमा पाएगा अच्छे से, तो वो फिर फर्दर एंटरप्राइज बढ़ाएगा, है ना, मार्केट ओपन करेगा हमारे लिए, वो कंज्यूमर बनेगा एक तरीके से। तो ये उनकी सोच थी। प्रिजर्वेशन एंड मुनरो। मुनरो कौन थे? मुनरो एक एंग्लो इंडियन थे, ठीक है। अब उनका क्या सोचना था कि वो कॉर्नवालिस के कहीं ना कहीं क्रिटिक थे, और मुनरो का साथ कौन दे रहा था? मेलकम और मेटकाफ, ये लोग साउथ इंडिया में थे। और ये लोग कहते थे कि देखो, कॉर्नवालिस का जो सिस्टम है वो ना इंडियन हिस्ट्री और एक्सपीरियंस को जो हमने सीखा है उसको रिगार्ड नहीं दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। उनका मानना था कि इस तरीके से जो उन्होंने एक थोप दिया है जमींदार क्लास, है ना। और जैसे उस वहाँ फ्यूडलिज्म होता था, है ना, फ्यूडल लॉर्ड होता था यूरोप में, तो वैसा यहाँ आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली जो यहाँ ग्राउंड में चीज़ें हैं जो पहले से चली आ रही हैं उनको अपनाना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से आपको यहाँ पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। तो उसने मुंडो ने कहा कि देखो, कंपनी जो है बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में है एज कम्पेयर टू इंडियन हिस्ट्री, है ना। तो हम एक इंडियन हिस्ट्री में जो जो चीज़ें हुई है उनके एक्सपीरियंसेस को हम इतनी जल्दी ग्रास्प नहीं कर सकते हैं। तो हमें टाइम लेना चाहिए और उन्हीं के हिसाब से जो उनका सिस्टम चला आ रहा है उसी को अपनाना चाहिए। हम सब जानते हैं उन्होंने साउथ में रेतवाड़ी सिस्टम अपनाया, जहाँ से वो डायरेक्टली रेत से ही टैक्स लेते थे। रेत मतलब डायरेक्टली प्रेजेंट से ही टैक्स लेते थे, है ना। और उनका कहना था कि देखो, कोई भी हमें जिस तरीके से कौन था ना, कॉर्नवालिस ने जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव को अलग अलग कर दिया था, है ना, लॉ बना करके। तो मुनरो का मानना था कि नहीं नहीं, आपको जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को एक ही रखना चाहिए, ताकि जो विलेज एरिया वहाँ पे पेजेंट को जस्टिस प्रॉपरली मिल सके, ठीक है। और वो ये भी चाहते थे कि कोई भी ऐसा नहीं हो कि आप इसको सेंट्रली करो, पूरे इंडिया पे एक ही लॉ थोप दो, क्योंकि देखो हर जगह अलग अलग कल्चर है, अलग अलग सोसाइटी है इंडिया में। तो हम इंडिया को उसी तरीके से डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए, गवर्नमेंट को भी डाइवर्सिफाइड फॉर्म में ही होना चाहिए इंडिया गवर्नमेंट को। बाद में लोग बाद में अंग्रेजों का ये मानना था कि देखो, अगर हमें लोगों को चेंज करना है तो एजुकेशन ही के थ्रू ही हम इंडिया को चेंज कर सकते हैं, है ना। और उनका मानना था कि हम इनको अगर वेस्टर्न एजुकेशन सिखाएंगे और इंग्लिश एजुकेशन उसमें करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं इनमें इम्बाइब करेगा कल्चर जो हमसे मिलता जुलता होगा, ठीक। यूटिलिटेरियंस, यूटिलिटेरियंस बिल्कुल ये सबके उलट समझते और मानते थे। वो मानते थे कि इंडिया को अगर सिविलाइज करना है, इम्प्रूव करना है, तो डायरेक्टली लॉ होने चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए जो थ्रू आउट लैंड सेम हो, एप्लीकेबल हो, है ना। लैंड एंड जो दो प्रॉब्लम्स हैं, लैंड एंड लैंडेड प्रॉपर्टी की, उनको सॉल्व करने का यही तरीका है कि एक साइंटिफिक और लॉजिकल तरीका वही है कि आप लॉज बनाओ जो पूरे एप्लीकेबल हो इंटायर इंडिया पे। और ये सब किस पे ये सब जो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स था वो किसके तहत था?
वो जेरेमी बेंथम के जो वो एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, उनसे डिराइव्ड था। ठीक। क्वेश्चन ऑफ लॉ। देखो, बेंटिक आते हैं इंडिया में जब, है ना, तो वो लाते हैं चेंजेस। वो डायरेक्टली लॉज को अप्लाई करना चालू करते हैं थ्रू आउट इंडिया और स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कराते हैं। जैसे कि उन्होंने लॉ एप्लीकेबल कराया अगेंस्ट सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड, तो थ्रू आउट इंडिया उन्होंने पूरे देश में एप्लीकेबल करवा दिया है ना, कि कहीं भी कोई भी ये सब चीज़ें नहीं कर सकता है। फिर लंदन के ईस्ट इंडिया ऑफिस में जेम्स मिल करके एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट आते हैं। उन्होंने यूटिलिटेरियन अटेम्प्ट को ज़्यादा मदद की, है ना। और जो पुराना थॉट प्रोसेस चलता था ओरिएंटलिस्ट का, कॉर्नवालिस का, मुनरो का, उसको एक तरीके से दरकिनार कर दिया गया। और अब जो है टोटली पॉलिटिकल रिफॉर्म की बातें होने लग गई है ना, कि हम किस तरीके से इंडिया को गवर्न कर सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब लैंड रेवेन्यू आप जानते हो उस जमाने में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम होता था। तो एक मिल करके बहुत ही माने हुए पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, उन्होंने भी माना है कि हाँ, बहुत ज़रूरत था कि लैंड रेवेन्यू की जो पॉलिसी थी उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए एज पर यूटिलिटेरियन इकोनॉमिक्स। यूटिलिटेरियन इकोनॉमिक्स का मतलब कि लॉज इन्फोर्स किए जाएं और वो हर जगह एप्लीकेबल हों। तो उन्होंने जो मुनरो का रेतवाड़ी सेटलमेंट वगैरह था उसके अगेंस्ट गए वो लोग, और एक रिकार्डो फिलॉसफी सामने लेके आते हैं, जिसमें क्या था कि जो लैंड होल्डर था उसको स्टेट को टैक्स देना पड़ता था। कौन सा? नेट प्रोड्यूस। नेट प्रोड्यूस कितना होता था? नेट प्रोड्यूस होता है जो टोटल प्रोड्यूस हो उसमें से माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है। जो बचा नेट प्रोड्यूस हो गया। मान लो ग्रॉस प्रोड्यूस होता है आपका, मान लो 1,000 रुपए का, उसमें से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आपका मान लो लग गया 400 रुपये, तो नेट प्रोड्यूस कितना बचा? 600 रुपये। ठीक। तो उसका कुछ पोर्शन जो कि गवर्नमेंट अप्लाई करेगी वो आपको एज अ टैक्स देना पड़ेगा। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेंट जो था, ये पहले से ही प्रैक्टिस में लाया गया था प्रिंगले के द्वारा बॉम्बे में, है ना। और इसको ही माना गया कि हाँ, ये बेस्ट है और इसी को अप्लाई अप्लाई किया जाए पूरे इंडिया में। हालांकि ये ओवर एसेस्ड रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम, 50 to 60% ओवर एसेस्ड रहता था प्रोड्यूस से, लेकिन इसको अप्लाई करने की कोशिश की गई थ्रू आउट इंडिया और कई बार फेल भी किया बहुत ज़्यादा। पर धीरे धीरे उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये देखो ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते आप पूरे इंडिया पे, आपको हर जगह के, क्योंकि जोग्राफिकली अलग है, प्रोड्यूस अलग अलग होता है, तो आपको अलग अलग एरिया में साइंटिफिकली उसी तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा, लोकली अप्लाई करना पड़ेगा। फिर उन्होंने थोड़ा बहुत चेंजेस करके लोकली अप्लाई किया, लेकिन मोर और लेस जो था नेट प्रोड्यूस का जो कंसेप्ट था वही रखा गया थ्रू आउट इंडिया। ठीक। इमर्जिंग विजन ऑफ द एम्पायर। इमर्जिंग विजन क्या था आपका? अब देखो, इमर्जिंग विजन ऑफ एम्पायर क्या था। देखो, जो लेटर ऑन यूटिलिटेरियनिज्म था वो हावी हो जाता है पूरा ना, यूटिलिटेरियन थॉट्स पूरे हावी हो जाते हैं इंडिया को गवर्न करने के लिए। और यहाँ तक कि जेम्स मिल ने तो ये तक कह दिया था कि इंडिया में कोई भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी ही नहीं चाहिए, ना तो तब और ना फ्यूचर में। ठीक। लेकिन डलहौजी बाद में इंडिया में आते हैं एज गवर्नर जनरल, और उन्होंने कहीं ना कहीं मिल की जो विजन था उसको फॉरवर्ड लेते हुए, बेलिजरेंट एडवांसमेंट का लेते हुए, उन्होंने क्या किया, पूरे इंडिया में ऑल इंडिया सर्विसेज डेवलप की, है ना। फॉर एग्जांपल, पोस्ट एंड टेलीग्राफ का एक हेड हुआ करता था पूरे इंडिया के लिए, पीडब्ल्यूडी का एक हेड हुआ करता था, रेलवेज चलाई उन्होंने, है ना, टेलीग्राफ सर्विसेज चलाई। तो इस तरीके से डलहौजी ने उसको एक ऑल इंडिया एम्पायर में कन्वर्ट करने की कोशिश की, जो पूरा का पूरा सेंट्रली ऑपरेटेड होता था, कोई एक ही कमांडर होता था जैसे गवर्नर जनरल पहले होता था, है ना। तो वही उन्होंने हर डिपार्टमेंट में रखने की कोशिश की। इस तरीके से चाहे इंडिया में कहीं भी कोई काम कर रहा हो उसका एक हेड माना जाता था जो कि सेंटर में होता था। ठीक। आपको उसी ऑर्डर करना चाहिए थी। डलहौजी तो इस फेवर में भी थे कि उनका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो और उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस भी मेंबर हों। ठीक है। और
वो फुल्ली एग्री करते थे मैकॉले के विजन के कि इंग्लिश एजुकेशन के थ्रू इंग्लिश एजुकेशन डिफ्यूज किया जाए इंडिया में, और साथ ही साथ वो वर्नाकुलर एजुकेशन के भी फेवर में थे कि मास लेवल पे वर्नाकुलर एजुकेशन भी होनी चाहिए। ठीक। बाद में चल करके गवर्नमेंट का जो था एजेंडा सिर्फ इतना ही रह जाता है कि वो लोग जो है अपना जो अभी तक लेकर के चल रहे थे कि हाँ इंडिया को उन्होंने एजुकेट करना है या फिर उनको क्या करना है, आपका सिविलाइज करना है ना, सिविलाइज करना है, एजुकेट करना है, आगे लेके चलना है, जो उनका अभी तक का था ना एक मिशन, वो सब वो छोड़ देते हैं, डिक्लाइन होने लग जाता है धीरे धीरे ये सब चीज़ों पे। जब लॉज बन जाते हैं ऑल इंडिया लेवल के, एजुकेशन सिस्टम ऑल इंडिया लेवल का हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल ऑल इंडिया का हो जाता है, तो अब फोकस जो था उनका शिफ्ट हो गया था सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। वो चाहते थे कि हाँ हमारी गवर्नमेंट एफिशिएंटली वर्क करे, है ना, और गुड गवर्नेंस दे हमारी, और जितना ज़्यादा रेवेन्यू हो सके वो यहाँ से निकाला जाए। और एक स्टील फ्रेम बना दिया था जो कि ब्यूरोक्रेसी के थ्रू चलता था, ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम बोला जाता था। वो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करता था, और वो उन्होंने पूरी कोशिश की कि हाँ ये स्टील ब्यूरोक्रेसी स्टील फ्रेम जो है वो टूट ना पाए, और उनका रेवेन्यू सिस्टम चलता रहे, और यहाँ से वो अपना जो कमाई है वो करते रहें और विदेश भेजते रहें, और इंडिया को एज अ मार्केट रखे रहें, एज अ कॉलोनी वो रखे रहें। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, है ना। होप आपको पूरा समझ आ गया हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूं, और इससे बाहर आपकी किताब में कुछ है भी नहीं जो मैंने बताया है। फिर भी अगर आप एक बार किताब को गो थ्रू कर लें तो बेटर है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मोर देन इनफ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।